गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल्स में। अब इससे पहले का जिसने वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन से इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सारे स्ट्रक्चर और ये सब सीखा था। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? व्हेन वन एनालाइज प्लांट एंड फंगल माइक्रोबियल सेल्स, जब हम इनको एनालाइज करते हैं, इनको देखते हैं, तो माइक्रोबियल सेल, फंगल या प्लांट सेल को, इनमें इनके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। वो सारे के सारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में जैसे कार्ब, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे भी इसी में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे एल्कलॉइड्स, रबर, गम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट में, जो कि ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है। अब ये एनसीईआरटी में लिखा है, कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे? एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सारे के सारे आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। ये सारे के सारे होते हैं यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि रबर, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट्स, ये सारे के सारे ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, इनमें कुछ होगी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी होती है। अब इसमें टेबल 9.3 दे रखा है, उसमें दिए हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उनमें क्या क्या चीज़ें, उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो सारी चीज़ें। अब इसमें पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स। उसके बाद आते हैं एल्कलॉइड्स, वो होते हैं मॉर्फिन और कोडेन, ये एल्कलॉइड्स में आएगा। ये पूरा का पूरा टेबल याद होना चाहिए, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। और टर्पिनॉइड्स में क्या आएगा? मोनोटर्पिन्स और डायटर्पिन्स। इसेंशियल ऑयल में आएगा लेमन ग्रास ऑयल्स एटसेट्रा। टॉक्सिन्स में आएगा एब्रिन और राइसिन्स। लेक्टिन में आएगा कॉनकलावेनिन ए। और ड्रग्स में आएगा विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। फिर आएगा पॉलीमरिक सब्सटेंस में रबर, गम और सेल्यूलोज। ड्रग में इम्पॉर्टेंट ड्रग है कुरक्यूमिन। ये कुरक्यूमिन PYQ है, ये पहले भी आया हुआ है। उसके अलावा एक टॉक्सिन पूछा जा सकता है, एब्रिन और राइसिन। इसेंशियल ऑयल हमें पता ही है, लेमन ग्रास ऑयल होते हैं। और टर्पिनॉइड्स मोनोटर्पिन्स और डायटर्पिन्स होते हैं। एल्कलॉइड्स मॉर्फिन और कोडेन्स होते हैं। पिगमेंट्स में आते हैं कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन। पॉलीमरिक सब्सटेंस रबर, गम, सेल्यूलोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा टेबल एज इट इज़ याद होना चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब आते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा? ये एसिड सोल्यूबल होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 to 800 डेल्टन का होता है अप्रॉक्सीमेटली। द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड्स। एसिड इनसोल्यूबल में क्या क्या आते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स। एक्सेप्शन ऑफ लिपिड 10,000 डेल्टन एंड अबव। ये जो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं, इनका जो होता है इनका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है 10,000 से ज़्यादा या 10,000 डेल्टन। इसमें लिपिड जो होता है इनका एक्सेप्शन होता है, लिपिड का 800 तक होता है। Those which have molecular weight less than 1000 Dalton are usually referred as micromolecules. जिनका 1000 से कम होगा उनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स which are found in acid insoluble fraction are called मैक्रोमोलिक्यूल और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे बायोमोलिक्यूल जो कि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आएंगे उन सबको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आएंगे? जिनका वेट 1000 से 10,000 से कम होगा, 1000 से कम होगा मॉलिक्यूलर वेट, वो सारे के सारे आएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स में। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे जिनका वेट, बायोमैक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 से ज़्यादा होगा या उससे या उतना होगा, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा। इसमें लिपिड इनका एक एक्सेप्शन है जिसका 800 से ज़्यादा नहीं होता। ये लास्ट लाइन में लिखा भी है, लिपिड मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड्स 800 डेल्टन, कम अंडर द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन।
लेकिन ये आता है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में, इसलिए हम इसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट करते हैं। लिपिड्स आर इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड्स का जो होता है वो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, लेकिन दे आर अरेंज इनटू द स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। जैसे इसमें एक्सप्लेन किया है कि जो लिपिड्स हैं उनका अगर कम है तो उनको फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों रखा गया है। जो लिपिड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट तो कम होता है, लेकिन वो अरेंज होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये सारे और अदर मेम्ब्रेन्स में होता है। अब इनमें क्या करते हैं, अगर इनको ग्राइंड करेंगे हम सेल स्ट्रक्चर को या इनके स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम ग्राइंड करेंगे और छोटे छोटे पीसेज में आ जाएगा वो, तो ये वेसिकल्स की फॉर्म में आएगा, जो कि नॉट अ वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ फ्रेगमेंट्स आएंगे मेम्ब्रेन के भी। फिर क्या होगा, जब ये वेसिकल की फॉर्म में बन जाएंगे, गेट सेपरेटेड अलोंग द एसिड इनसोल्यूबल पूल, और ये इनके साथ सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हेंस इन द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनको हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। एसिड सोल्यूबल पूल जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रफली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, और मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एसिड सोल्यूबल पूल में क्या आएगा, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्या आएंगे, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। अभी यहाँ तक लास्ट लाइन लिखिए, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये टेबल दे रखी है कि कौन सा कितने परसेंट के हिसाब से होगा, 9.4 यहाँ पे दे रखी है कॉम्पोनेंट, और राइट साइड पे दे रखा है परसेंट ऑफ टोटल सेल्यूलर मास। वाटर कितना होगा, 70 to 90%, प्रोटीन कितना होगा, 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 एंड आयंस 1। ये पूरा टेबल एज इट इज़ याद होना चाहिए। वाटर कितना है, 70 to 90, वाटर ही हम शुरू से ही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद प्रोटीन कितना होता है, 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, 3, लिपिड होंगे 2, न्यूक्लिक एसिड होगा 5 to 7, आयन होंगे 1। अब इसके बाद आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड। एक पॉलीपेप्टाइड की लीनियर चेन, अमीनो एसिड्स की एक लीनियर चेन है जो कि पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। एक प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, हर एक। इसमें 20 टाइप के, अब इसमें 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं उनके नाम दे रखे हैं। ये हमने पढ़ा भी था कि जो इसेंशियल प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 ही होते हैं, 20 टाइप के ही होते हैं। अब इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइजीन एट्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर। अब ये डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल होते हैं फॉर्म्ड इन अ बॉडी, नॉट इसेंशियल इन डाइट। मतलब जो हमारी बॉडी में बनते हैं हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में बनी जाएंगे तो हम अलग से लेके भी क्या करेंगे उनका। तो वो सारे आते हैं नॉन इसेंशियल में। इसेंशियल में आते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, वो वाले होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसमें डाइटरी प्रोटीन आर दी सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, एक एग्जांपल यही दिया है। उसके अलावा फिर आते हैं इनके फंक्शंस। ये प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या होते हैं, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और सम फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स, कुछ ये फाइट करते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म से। सम आर हॉर्मोन, सम आर एंजाइम्स। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। कोलेजन का लास्ट टाइम आया था PYQ है ये, उसमें पूछा था कि वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल में क्या 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 होता है, और उसके 4 ऑप्शंस दिए थे। उसका एग्जाम्पल था कोलेजन। कोलेजन जो होता है इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड,
और रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। एक रुबिस्को की हमें पूरी फुल फॉर्म आनी चाहिए, रुबिलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीनेजेज, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, ये हमें पूरी आनी चाहिए। राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीनेजेज। अब हम स्टार्ट करें पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड से पहले अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हुई है, एनसीईआरटी की कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन छूटी नहीं है, तो ये अगर पूरा रिवीजन करोगे तो इसमें ये पूरा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब पॉलीसेक्राइड्स में क्या आता है? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं एसिड इनसोल्यूबल। एसिड इनसोल्यूबल होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पैलेट्स ऑल्सो हैज़ अ पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट एज द अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये एक क्लास और होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। अब इसमें क्या आते हैं? पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसेक्राइड्स क्या होंगे? वो होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ शुगर एंड दे आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग अ डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। इसमें क्या क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होती है जो कि ये लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, कॉटन थ्रेड्स, जो कि कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, जिसमें अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड्स होते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। इनका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। सेल्यूलोज इज द पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग वन और ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, दैट इज ग्लूकोज। जो एग्जाम्पल है इनके वो इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज इज द पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग वन और ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, जो कि एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड से बना है, जो कि ग्लूकोज है जिसका नाम। उसके बाद आता है सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। सेल्यूलोज क्या है? एक होमोपॉलीमर है। स्टार्च इज द वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन अ स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। जो स्टार्च है वो इसका एक वेरिएंट है, बट जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एज द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कैसा होता है ये? क्या देखा हमने कि जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एक पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड है, जो कि एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड से बना है, जो ग्लूकोज है। सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है, स्टार्च का एक वेरिएंट है, बट ये जो प्रेजेंट होता है ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू में। एनिमल हैव द अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। बार बार कोलेजन याद आ रहा है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये अभी हमने पढ़ा ऊपर। ये है एनिमल्स हैव द अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। इसमें एक वेरिएंट और होता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। फिर आते हैं इन्यूलिन। इंसुलिन अलग है, यह है इन्यूलिन। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ये किसका पॉलीमर होता है? ये होता है फ्रुक्टोज का। इसमें जो राइट एंड होता है इस चेन की, जो पॉलीसेक्राइड की जो ये चेन बनती है ग्लाइकोजन की, इसका जो राइट एंड होता है वो होता है रिड्यूसिंग एंड। R for right, R for reducing. राइट एंड इज द रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट एंड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। अब इसमें क्या होता है? जो स्टार्च फॉर्म्स है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्टार्च है वो एक सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। स्टार्च होल्ड करता है I2 मॉलिक्यूल्स को। I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने की वजह से उसका जो स्टार्च I2 इज द ब्लू इन कलर, इसका जो ब्लू कलर होता है। और सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स। उसमें सेल्यूलोज में कोई ये कॉम्प्लेक्स हेलिकल नहीं होता है, इसकी वजह से ये I2 को होल्ड नहीं कर पाता, I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर पाता। बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा? स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स। क्यों होल्ड कर लेता है वो? क्योंकि वो हेलिकल पोर्शन में बनता है और इसकी वजह से ये इसको होल्ड कर पाता है। सेल्यूलोज में ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसकी वजह से ये I2 को होल्ड नहीं कर पाता। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोसिक। अमीनो शुगर एंड केमिकल मॉडिफाइड शुगर, जिनके नाम दे रखा है। प्लांट सेल वॉल है जो सेल्यूलोज की बनी है, और पेपर जो है वो
पल्प का बना होता है, प्लांट पल्प का। कॉटन फाइबर इज ए सेल्यूलोसिक। इनका बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर, और दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर एंड केमिकल मॉडिफाइड शुगर। केमिकल मॉडिफाइड शुगर, अब इनका नाम दे रखे ग्लूकोजेमाइन, एक ये है, और दूसरा है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ये दो नाम दे रखे हैं, ये दोनों नाम याद होने चाहिए। ये क्या है, अमीनो शुगर और केमिकली मॉडिफाइड शुगर के नाम। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक तो ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड चेन ऑफ काइटिन कॉल्ड काइटिन। इनमें क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी जो इनमें आर्थ्रोपोड्स में भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं, जो कि जिनको हम काइटिन बोलते हैं। द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये ज़्यादातर होमोपॉलीमर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, एसिड इनसोल्यूबल। ये किसके बने होते हैं, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इनको हम ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज द न्यूक्लियोटाइड। जो इनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड के 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं। क्या क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और थर्ड फॉस्फोरिक एसिड और या फिर फॉस्फेट्स होते हैं। क्या देखा हमने, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ये इनको हम ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, फॉर न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स का बना होता है। उसमें 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं अलग अलग, 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट। एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है मोनोसेक्राइड्स, तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। अब इसके बाद में इसका डिटेल में पढ़ेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस के नाम दिए हुए, एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन। अब इसमें दिए एडेनाइन एंड ग्वानाइन आर सब्स्टिट्यूट ऑफ प्यूरिन। ये सारे के सारे प्यूरिन में आते हैं। नाइट्रोजन बेस में 2 टाइप्स होते हैं ना, प्यूरिन और पिरामिडिन। अब इसमें प्यूरिन में आते हैं एडेनाइन और ग्वानिन, पिरामिडिन में आते हैं साइटोसिन, थायमिन। थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलता है, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलता है। अब इसमें लिखा है स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरामिडिन रिस्पेक्टिवली। अब इनकी जो ये स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसी को प्यूरिन और पिरामिडिन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, दो शुगर आती हैं। शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोस वाली जो होगी वो मोनोसेक्राइड्स, पेंटोज और 2 डीऑक्सीराइबोस, ये 2 होंगी। न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर आता है राइबोस जिसमें होगी उसमें उसका नाम होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए बोलते हैं। ये यहाँ पे होगी हमारा न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट। अगर कुछ रिपीट कराना है तो वो आप कमेंट में बोल सकते हो। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमने प्रोटीन के बारे में अभी पूरा पढ़ा था। अब इसमें क्या है, हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। ये जो बीच में लिखा हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी चीज़ें 2 बार 3 बार पढ़ के फिर इंपॉर्टेंट मार्क किया था। इसके अंदर एनसीईआरटी की जितनी मार्क है वो सारी इंपॉर्टेंट लाइन एक एक कवर है। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, सीक्वेंस क्या होता है इनका, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन अमीनो, द फर्स्ट अमीनो एसिड विथ देन सेकेंड देन थर्ड, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब जो एक सीक्वेंस में लगा हुआ हो, पहले एक पहला अमीनो एसिड लगा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे लगे हुए होंगे, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज द इमेजिन्ड एज अ लाइन, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड। जो लेफ्ट हैंड है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट अमीनो एसिड, और जो राइट है उसको बोलेंगे हम लास्ट अमीनो एसिड, राइट एंड पे। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल ऑफ एमिनो एसिड। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड, और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसको बोलेंगे हम सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड। ये प्रोटीन का हमने देखा था कि ये जैसे इनके जो थ्रेड्स है ये फोल्ड होते हैं हेलिक्स की फॉर्म में, और इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। प्रोटीन्स में क्या होता है, इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड।
प्रोटीन आर थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म इज व्हाट कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन थ्रेड्स आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स, ये अदर फॉर्म्स में अगर फोल्ड हो जाए तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब लॉन्ग चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो और वुलन बॉल, जैसे जो ऊन की बॉल्स होती है ना, वैसा अगर ये हो जाए तो इसको बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सम प्रोटीन आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स। जब इनमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होंगी उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक, पहले हम इसका फिगर देखेंगे और फिगर से पहले इसमें दे रखा है एडल्ट ह्यूमन, ये लास्ट में लिखा हुआ है एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट्स। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर 4 सब यूनिट्स होती हैं और दो आइडेंटिकल होती है, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, तो 2 अल्फा टाइप होते हैं और 2 बीटा टाइप होते हैं, टुगेदर कंस्टिट्यूट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब 2 अल्फा टाइप के होंगे और 2 बीटा टाइप के होंगे, इन दोनों को मिलाकर फिर ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बनता है, ये इन्होंने इसमें बताया है। अब इसके बाद इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पहले वाला दिया हुआ है, ये है पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ऐसे ये पूरा एक सीक्वेंस में लगता जा रहा है। और फर्स्ट अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल, लास्ट वाले को बोलेंगे सी टर्मिनल। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में ये ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें भी जो फर्स्ट है वो एन टर्मिनल कहलाएगा और जो लास्ट वाला है वो सी टर्मिनल कहलाएगा। टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में ये पूरा का पूरा एक वुलन बॉल के जैसा बन जाएगा। वुलन बॉल जो होती है, जैसे उनकी जो बनी बनाई बॉल आती है उसके जैसा बन जाएगा, उसको बोलेंगे टर्शरी। क्वाटरनरी में क्या होगा कि जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आके जुड़ जाएंगे एज ए सब यूनिट्स, ये दे रखा, ये दिया हुआ है क्वाटरनरी का। ये प्रोटीन में अभी बताया कि हमेशा राइट हैंडेड ये हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उल्टे बने हुए ऐसे ऐसे बने हुए मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे बने मिलेंगे राइट हैंड साइड से। फर्स्ट इज एन, लास्ट इज सी। और इसमें ये देखो, ये दे रखा है टर्शरी का, इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट जो है ये एन टर्मिनल, ये पूरा का पूरा ऐसे रोल होकर पूरा, ये जो लास्ट है ये सी टर्मिनल। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।